Hello friends, welcome to the very first lecture of structure of atom. और फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री का हमारा सेकंड लेसन है और ये लेसन फ्रेंड्स आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज एवरी ईयर इसमें से 2, 3 या 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं. ओके 2, 3, 4 यानी अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो ये 8 से 10 मार्क्स का एक टॉपिक है. 8 ही मार्क्स का पकड़ेंगे बिकॉज हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होते हैं. तो इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं यानी चांसेस है अगर इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको 16 मार्क्स भी इस लेसन से मिल सकते हैं. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी केमिस्ट्री समझने के लिए ओके 11th की भी और 12th की भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. बिकॉज जब तक आपको एटम का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा वो एटम किस किस टाइप के रिएक्शन करता है क्या ये आपको समझ में आएगा नहीं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छे से समझें और इस लेसन के जितने भी नोट्स है उन्हें अच्छे से बनाएं और कुछ नोट्स को इस तरह से बनाना है कि 1 साल बाद भी जब आप नोट्स को देखें तो आपको पूरा लेक्चर याद आना चाहिए. बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ एटम जस्ट आपको 11th में यूजफुल नहीं होगा, 12th में भी यूजफुल होगा और जब तक आप केमिस्ट्री सीख रहे हो तब तक आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफी यूजफुल है. तो फ्रेंड्स और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और एक चीज ये कि काफी इंटरेस्टिंग लेसन बिकॉज एटम के बारे में आज हम या इस लेसन में ऐसी कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो आज से पहले अब तक आपने कभी नहीं सुनी होगी जो काफी इंटरेस्टिंग है. ओके सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो एटम के बारे में सबसे पहला जो डिस्कशन था वो स्टार्ट हुआ था नियर अबाउट 400 BC में. सबसे पहले एटम का डिस्कशन किया था इंडियन फिलोसोफर एंड ग्रीक फिलोसोफर. इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा कि अगर आपके पास मैटर यानी ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास एंड वॉल्यूम है ओके यानी जिसके पास थोड़ा सा वजन हो और थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई करता हो वो सारी चीजें मैटर हो जाएगी. जैसे मेरा मास है और मुझे वॉल्यूम भी लगती है यानी मैं जगह ऑक्यूपाई करता हूँ तो मैं क्या हो गया मैटर. चौक इसका मास है ऑफकोर्स है इसे इतनी वॉल्यूम लग रही है तो ये क्या हो गया एक मैटर. या इस वक्त आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैटर है. तो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा कि ये जो मैटर है ये मैटर बनता है एटम से. यानी अगर आप कोई भी मैटर लें और उसे कंटिन्यूअसली तोड़ते जाए तो तोड़ तोड़ के आप उसके छोटे छोटे पार्ट बनाते जाओगे. एंड में आप ऐसे एक छोटे पार्ट की तरफ पहुंचोगे जिसे आगे तोड़ना पॉसिबल ही नहीं होगा. यस कोई भी चीज लीजिए और उसे तोड़ना ट्राई कीजिए ओके तोड़ते रहिए तोड़ते रहिए तोड़ते रहिए जब तक आप उस छोटे से पार्ट तक नहीं पहुंच जाते जिसे आगे तोड़ना इम्पॉसिबल होगा ओके जो आगे टूट ही नहीं सकता. तो उस पार्ट को इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर ने नाम दिया एटम. और एक्चुअली ये जो वर्ड एटम है ये ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया है हमने जो है एटमोस ओके एटमोइस. एटमोइस का ग्रीक में मीनिंग होता है कि ऐसी चीज जो अनकटेबल है यानी जिसे आगे कट नहीं किया जा सकता और उसी एटमोइस से एटम ये वर्ड हमने लिया है. तो एटम का डिस्कशन अभी नहीं हो रहा है ये तो 400 BC के टाइम में हो रहा था बट उसके बाद काफी समय तक किसी ने एटम को आगे डिस्कस नहीं किया यानी उसके बाद साइंटिस्ट ने एटम पे इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं किया. सो बात आती है कि फिर एटम का स्ट्रक्चर आया कहां से. तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने वापस से फोकस किया एटम पे और सब ये सोचने लगे कि इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है ओके और सबसे पहले एटम का जो एटॉमिक मॉडल बनाया था या जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो दी थी जॉन डाल्टन ने. और हम सब ने किसी ना किसी स्टैंडर्ड में जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सीखी है. नाउ जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी उस टाइम तो काफी फेमस थी बट धीरे धीरे जाके वो फेल होने लगी बिकॉज वो कुछ कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी. जैसे जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ओके एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस. अलग अलग एलिमेंट्स ले अगर आप जैसे मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लूं हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम तो इन तीनों एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे तीनों का मास अलग अलग होगा. यस बट आज के केस में ऐसा होता है क्या नहीं. आज हमारे पास आइसोबार्स ओके आइसोबार्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से सिखाऊंगा. आइसोबार्स असल में ऐसे एटम्स होते हैं जिन सब का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है
बट सबका एटॉमिक मास नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उन सबके मास सेम होने लगे, जिसकी वजह से जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो गलत होने लगी। उसके बाद जॉन डाल्टन ने ये भी कहा था कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब के सब सेम होंगे, एज वेल एज उन सब का जो मास होगा वो भी सेम होगा। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन लूं और हाइड्रोजन के हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, सॉरी 3 एटम्स, तो उन तीनों एटम्स का जो मास है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ये बताया था जॉन डाल्टन ने। बट क्या आज ये ट्रू है? तो नहीं। हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और तीनों का मास अलग अलग है। सो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स जॉन डाल्टन की थ्योरी के रिजेक्ट होने का और एक रीजन था, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जॉन डाल्टन ने यह भी कहा था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, बट जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन की थ्योरी हुई। इसका मतलब एटम को हम आगे डिवाइड कर पाते थे और जिसकी वजह से जॉन डाल्टन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो यही हमारे लेसन का पहला पॉइंट है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यस, ये पार्टिकल्स एटम के अंदर रहते हैं, इसलिए इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बुलाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन तीनों की डिस्कवरी कैसे हुई और इन तीनों की डिस्कवरी से एटम्स के नए नए मॉडल कैसे बने वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कवरी हुई है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? तो वो की है जे थॉमसन। किसने की है? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने ये जो एक्सपेरिमेंट है या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो की थी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से। ओके, नाउ ये एक्सपेरिमेंट ओरिजिनली भी जे थॉमसन का नहीं है। एक्चुअली वहां उस टाइम एक साइंटिस्ट थे, ओके, काफी फेमस साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। ओके, माइकल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की स्टडी कर रहे थे और वो तब वहां पे ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो उनकी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी फेमस हो गया और इसलिए जे थॉमसन भी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट करने में लग गए। नाउ जे थॉमसन ने जब ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया तो उनका जो apparatus था वो कुछ इस तरह दिख रहा था। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास की एक ट्यूब ली। ओके, इसे हम ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब बुलाते हैं। उस ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप जोड़ दिया। अब ये वैक्यूम पंप का क्या काम? तो ये वैक्यूम पंप हमें हेल्प करता है इस ग्लास ट्यूब के अंदर की जो प्रेशर है उसे एडजस्ट करने के लिए। ओके, प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए। देन इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 मेटल के पीसेस हैं और उन मेटल के पीसेस को हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ओके, ये 2 मेटल के पीसेस है, इन्हें हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोड्स। नाउ एक मेटल का पीस अगर आप देखें तो एक हाई वोल्टेज कॉइल से जुड़ा है, यानी एक बड़ी सी बैटरी से जुड़ा है और वो बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है। ना जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड से जुड़ा है उसे हम कैथोड बुलाएंगे और जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा है उसे हम क्या बुलाएंगे? एनोड। बट यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करें तो ये जो कैथोड है वो पूरा एकदम सॉलिड मेटल का पीस है, बट यहाँ पे जो एनोड है वो भी मेटल का ही पीस है, बट उसमें काफी सारे छोटे छोटे होल्स हैं, जिन होल्स को मैंने यहाँ पे इस तरफ गैप से दिखाया है। और इस टाइप के एनोड को हम परफोरेटेड एनोड बुलाते हैं, जब पूरा एक मेटल का पीस नहीं हो बल्कि उस मेटल के पीस में काफी सारे छोटे छोटे होल्स हो, तो उस केस में उस एनोड को क्या बुलाएंगे? परफोरेटेड एनोड। तो यहाँ पे इस परफोरेटेड एनोड का क्या काम है वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन जे थॉमसन ने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब में थोड़ी सी गैस डाल दी, बट उस गैस को एक काफी कम प्रेशर पे रखा। कितना प्रेशर? 10⁻³ mm ऑफ Hg। हम रहते हैं 760 mm ऑफ Hg के प्रेशर पे, यहाँ तो बहुत ही कम प्रेशर है और जिस तरह प्रेशर कम होते जाएगा गैसेस के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी कम होते जाएंगे, बिकॉज प्रेशर होता किसकी वजह से? गैसेस के पार्टिकल की वजह से। अगर गैसेस के पार्टिकल कम हो रहे हैं तो प्रेशर भी कम ही होगा। यस, तो इतने कम प्रेशर पे यहाँ पे जितने गैसेस के पार्टिकल्स थे वो भी काफी कम थे। तो इस टाइप का जे थॉमसन का apparatus था। ये आपको समझ में आ गया? हाँ, इसमें एक बात रह गई कि अगर आप ये पीछे वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पे एक कोटिंग दिख रही है आपको। कोटिंग इस साइड नहीं है, जस्ट इसी साइड, और वो कोटिंग है जिंक सल्फेट की। ना ये जिंक सल्फेट की कोटिंग यहाँ पे क्या कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, जिंक सल्फाइड की, ओके, नॉट सल्फेट, जिंक सल्फाइड की।
सो वो कोटिंग यहाँ पे क्या कर रही है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो apparatus समझ में आ गया। अभी देखते हैं जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया क्या। तो सबसे पहले जे थॉमसन, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे गैस छोड़ दी, बट उस गैस को इतने लो प्रेशर पे रखा। उसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। यस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही होगा। तो इन दोनों के बीच 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, और जैसे उन्होंने इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो जे थॉमसन ने क्या देखा कि यहां से कुछ रेज बाहर आ रही है। ओके, जो हमारा कैथोड था उसके अंदर से कुछ रेज बाहर आ रही है, और उन रेज को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। क्यों? बिकॉज वो रेज कैथोड से बाहर निकल रही ना, वो कोई रेज नहीं थी, वो इलेक्ट्रॉन्स थे। यस, हमें पता है, बट उस टाइम किसी को पता नहीं था। सो ये जो रेज थी वो असल में रेज नहीं, हमारे इलेक्ट्रॉन थे, पार्टिकल्स। बट ये जो रेज है वो इनविजिबल है। यस, ये दिखाई नहीं देते। तो जे थॉमसन को कैसे पता चला कि यहां से कोई रेज बाहर निकल रही है? सो अभी रोल में आता है जिंक सल्फाइड। क्या हुआ, ये जो कैथोड रेज है ये सीधे एनोड की तरफ जा रही थी। यस, बट एनोड में हमने काफी सारे छोटे छोटे होल्स कर दिए, तो कुछ जो कैथोड रेज है वो इन होल से आगे पास करके और वो टकरा गए इस जिंक सल्फेट की कोटिंग से। अभी होता क्या है, जब ये रेज जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकरा रहे हैं तो वहां पे ग्रीन और येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जिसे हम बुलाते हैं फ्लोरोसेंस। ओके, जब भी आपको कोई ऐसी चमकती हुई चीज दिखती है उसे हम क्या बुलाते हैं? फ्लोरोसेंस। तो क्योंकि ये कैथोड रेज यहाँ पे टकरा रही है और यहाँ पे टकरा के वो ग्रीन और येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रही है, यानी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए जे थॉमसन को पता चला कि यहाँ पे ऐसी कोई रेज है जिन्हें उन्होंने नाम क्या दिया? कैथोड रेज। बिकॉज ये रे आ कहां से रही थी? तो ये सारी रेज आ रही थी कैथोड रेज, सॉरी कैथोड से, इसलिए उन रेज का नाम पड़ा कैथोड। अभी कैथोड रेज की ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया? ओके, अभी कैथोड रेज की जे थॉमसन ने और आगे स्टडी की, और स्टडी करके कैथोड रेज की काफी सारी प्रॉपर्टीज बनाई, और उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। क्या सीखना है अभी हमें? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, बिकॉज हमारा मेन टॉपिक है आज का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ? तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ बिकॉज ऑफ कैथोड रेज, और कैथोड रेज की प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखो कि कैथोड रेज आर इनविजिबल। क्या लिखो? दे आर इनविजिबल। ये हमें इजीली ऐसे दिखाई नहीं देते। देन सेकेंड लिखो, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके सर, वो इनविजिबल है ये तो समझ में आ गया, बट वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ये बात जे थॉमसन को कैसे पता चली? तो जे थॉमसन ने क्या किया कि इस ग्लास रॉड के बीच में, ओके, ये जो कैथोड रेज जा रही थी, यहाँ बीचों बीच एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती। जैसे मेरे अंदर लाइट डालू तो सामने से लाइट डालू, क्या लाइट मेरे बॉडी के अंदर से पास हो जाएगी? नहीं। तो मैं क्या हूं? ओपेक ऑब्जेक्ट। बोर्ड के सामने हम लाइट मारते हैं, क्या पीछे से लाइट पास हो जाएगी? क्या नहीं, पीछे आ जाएगी शैडो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बुलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी। अभी जे थॉमसन ने क्या देखा कि जब यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो पीछे हमें शैडो दिखती है, और ये शैडो तभी पॉसिबल है जब हमारे जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। यस, तो बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखने की वजह से जे थॉमसन को ये समझ में आ गया कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिकॉज अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो पीछे शैडो नहीं आती। देन थर्ड थिंग उन्हें जो पता चली कि दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यस, ये किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी। अब ये बात जे थॉमसन को कैसे समझ में आ गई? तो जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा व्हील रखा। क्या किया? छोटे छोटे से पिन व्हील रखे। अभी हुआ क्या, हमें तो पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा उसकी काफी ज्यादा स्पीड होगी। यस, तो वो इलेक्ट्रॉन एकदम स्पीड में आके इस पिन व्हील से यहाँ पे टकरा जाता था, और यहाँ पे एक फ्लैप है, जिस फ्लैप से वो टकराता था तो वो फ्लैप ऐसे पीछे घूम जाता था,
जिसकी वजह से ये व्हील गोल गोल घूम रहा था। तो जे थॉमसन ने देखा कि उन्होंने ग्लास ट्यूब के अंदर जो पिन व्हील रखे थे सब के सब गोल गोल घूम रहे थे। क्यों? बिकॉज ये जो कैथोड रेस जिन पार्टिकल से बनी है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स इनसे यहाँ पे टकरा रहे थे और इन्हें से गोल गोल घुमा रहे थे, जिसकी वजह से जे थॉमसन को समझ में आया कि ये जो कैथोड रेस है वो सिर्फ रेस नहीं है, वो क्या बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। पार्टिकल, ओके, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। नेक्स्ट थिंग उन्होंने ये बताई कि दे हैव नेगेटिव चार्ज। जो कैथोड रेस थी वो कैसी थी? नेगेटिव चार्ज वाली रेस थी। यस, और वो जिन पार्टिकल से बनी थी उन पे भी नेगेटिव चार्ज था। अभी ये कैसे पता लगा? तो इसके दो रीजन है। पहला देखो, कैथोड रेस बन कहां से रही है? कैथोड से, और कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है कैथोड रेस पे भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव ही चार्ज होगा। और कैथोड रेस जा कहां रही है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यस, अगर उन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो वो एनोड की तरफ कभी जाती क्या? नहीं। सी, एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो नेगेटिव से दूर भागे और पॉजिटिव की तरफ गए। यस, सेम चार्ज से दूर भागे और पॉजिटिव की तरफ गए। ये एक रीजन था जिसकी वजह से जे थॉमसन ने ये कहा कि कैथोड रेस के पास नेगेटिव चार्ज है। इसे बताने का और एक रीजन था, वो ये रीजन था दे गॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दे गॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आप 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखोगे, और वो भी फिजिक्स में। फिलहाल इतना समझो कि हमने ये ग्लास ट्यूब ली, अभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट लगाई यहाँ पे और नीचे एक नेगेटिव प्लेट लगाई। ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगाने की वजह से क्या हुआ? ये जो कैथोड रेस है पहले सीधे जा रही थी, अब ये ऊपर नीचे होने लगी। यस, और इसकी वजह से उन्हें समझ में आ गया कि कैथोड रेस पे था नेगेटिव चार्ज। क्यों? बिकॉज जब हमने ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगाई और नीचे नेगेटिव प्लेट लगाई, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही भागेंगे। तो ये सब यहाँ पे ऊपर वाले रीजन में स्ट्राइक करने लगे, यानी पहले सबके सब सीधे जा रहे थे, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट आई उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लगे। ओके, और क्योंकि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उससे अगेन हमें समझ में आ गया कि इन पे किस तरह के चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। एंड वन मोर थिंग, दे आल्सो गॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो सबको पता है कि अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है जिसपे चार्ज है और उसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो घूमने लगता है। यस, थोड़ा सा मूव होगा वो। सेम बात चार्जेस के साथ भी होती है कि अगर किसी चार्ज को भी मैग्नेटिक फील्ड से आप पास करो तो वो भी डिफ्लेक्ट होने लगेगा। यस, तो जे थॉमसन ने यहाँ पे मैग्नेट्स भी लगा दिए। ओके, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, और जब उन्होंने यहाँ पे मैग्नेट्स लगाए तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से सीधे जाने के बजाय ऊपर नीचे हिलने लगे। यस, नीचे स्ट्राइक होने लगे। तो ये जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होने लगे, यानी सीधे जाने के बजाय दूसरी तरफ जाने लगे। और ये तभी हो सकता है अगर इन पार्टिकल पे कोई चार्ज होता। तो ये सारी बातें कैथोड रेस के बारे में जे थॉमसन ने बताई कि वो इनविजिबल है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि दे हैव काइनेटिक एनर्जी। उन्हें ये बात क्या पता चली कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। यस, कहां से पता चली? उसी पिन व्हील से। सी, पिन व्हील को ढकेलने के लिए थोड़ी सी फोर्स चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले उनके पास वेलोसिटी थी, और जिस चीज के पास वेलोसिटी होती है उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी। सो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी थी वो काफी ज्यादा थी। देन जे थॉमसन ने थोड़े और एक्सपेरिमेंट किए, और काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया। क्या रेशियो निकाला? चार्ज टू मास रेशियो, यानी ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रखा और नीचे उसके मास से उन्हें डिवाइड कर दिया। तो इनका जो चार्ज टू मास रेशियो था वो था 1.75 इंटू 10⁻11, एंड ऊपर चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कूलम, नीचे मास है तो मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम।
तो कूलम अपॉन किलोग्राम इस मास टू चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू था। ओके, सॉरी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये हमारा चार्ज टू मास रेशियो था। तो ये भी जे थॉमसन ने फाइंड किया। नाउ जे थॉमसन ने यहाँ पे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखी। जैसे जे थॉमसन ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, बट इस बार उन्होंने क्या किया, पहला केस उन्होंने अंदर की गैस बदल दी। गैस बदलने के बाद वापस से उन्हें कैथोड रेज दिखी और तब भी कैथोड रेज यही सारी प्रॉपर्टी शो कर रही थी। देन उन्होंने सेकंड केस क्या किया, अभी अपने इलेक्ट्रोड्स बदल दिए। पहले कोई और मेटल यूज कर रहे थे, अभी चेंज करके उसके जगह कोई और मेटल डाल दिया। सेकंड केस, उस केस में भी कैथोड रेज बनी और अब भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज यही है, वो चेंज नहीं हुई। इस बार थर्ड केस में उन्होंने क्या किया, दोनों चेंज कर डाले एक साथ, गैस भी चेंज कर डाली और कैथोड और आयन दोनों एक साथ चेंज कर डाले। देन ऑल्सो जो कैथोड रेज बनी वो फिर भी यही प्रॉपर्टीज दिखा रही थी। तो क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि अगर हम कोई भी गैस ले, कोई भी टाइप का मेटल ले, हर मेटल कैथोड रेज प्रोड्यूस कर रहा है, हर गैस के साथ कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है। यानी कैथोड रे वाली जो प्रॉपर्टी है वो सबके लिए अप्लाई होती है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल यानी बेसिक प्रॉपर्टी जो सबके पास होती है। जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये हमारे फंडामेंटल नेसेसिटीज है, हम सबको ये चीजें चाहिए। उसी तरह कैथोड रेज सारी गैसेस और सारे मेटल प्रोड्यूस कर सकते थे। इसलिए हमने क्या कहा कि कैथोड रेज आर फंडामेंटल। क्या कहा कि कैथोड रेज आर फंडामेंटल, यानी ये हर एलिमेंट के पास है ही है, हर गैस, हर मेटल, हर चीज के पास ये है ही। और कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज था तो उनका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन। क्या पड़ गया उनका नाम, इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो सबको ये पता चल गया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज देखो हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो सेम चार्ज वाला कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा जो इन दोनों का चार्ज बैलेंस कर सके, और तब जाके एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे और एक दूसरा पार्टिकल भी है, और ये उस टाइम की एक काफी बड़ी डिस्कवरी थी। बिकॉज सबसे पहली बार किसी ने एटम को डिवाइड कर दिया था। सबसे पहली बार हमने ये बताया कि एटम अभी इंडिविजिबल नहीं है, उसे आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो? उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के। और एक्चुअली अगर आप देखो तो कैथोड रे बन कैसे रहे थे। सी, यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज लगा, यस, अभी इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया कि यहाँ पे जो मेटल था उस मेटल के पास क्या हो गया, मेटल के एटम्स। तो मेटल के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ये जो इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया उसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया कि उस पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली खींच के बाहर निकाल दी, और उसकी वजह से कैथोड रेज यहाँ पे बनी। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए इतना ज्यादा वोल्टेज लगता है। और एज वेल एज यहाँ पे गैस क्यों यूज की? गैस इसलिए यूज की क्योंकि गैस भी आयोनाइज हो रही थी। यानी कहाँ दिखाओ, चलो यहाँ दिखा दो, यहाँ देखो ठीक से। तो देखो यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ओके, वो गैसेस के पार्टिकल एक्चुअली यहाँ पे है बीच में, मैं वही वहां पे दिखा रहा हूँ। और ये हमारा कैथोड रे यानी हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इन गैस पार्टिकल से टकराते हैं तो टकरा के क्या होता है कि इन गैसेस से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते थे और वहां पे भी कैथोड रेज बन रही थी। तो इसके लिए जे थॉमसन ने यहाँ पे गैसेस यूज की ताकि कैथोड रेज की जो अमाउंट है वो और भी ज्यादा हो जाए। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल लेते थे और गैसेस पे क्या चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था। तो यहाँ पे गैसेस आयोनाइज होती थी। तो ये भी कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी है कि ये गैसेस को आयोनाइज करती है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी रह गई हमारी, ये 7th लिख दो, 8 सॉरी ये 7th है, वो 8 ये 9, कि दे एमिट एक्स-रेज। कैथोड रेज को जब हमने किसी एक मेटल सरफेस पे डाला तो मेटल सरफेस पे डालने पर जो कैथोड रेज थी, सॉरी मेटल सरफेस पे जब डाला तो उस मेटल से एक्सरेज बाहर निकलने आई। एक्सरेज तो पता है ना, आपके बॉडी का जो हम एक्सरे स्कैन करते हैं उसके लिए जो रेज यूज होती हैं वो वाली। तो कैथोड रेज से हम एक्सरेज भी प्रोड्यूस करते थे, बट ये वाला टॉपिक हमें स्टडी अभी नहीं करना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सी, ये बात यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है
कि कैथोड रेज हमने गैसेज चेंज की, इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल चेंज किया, फिर भी कैथोड रेज बन रही थी। इसका मतलब कैथोड रे वाली जो प्रॉपर्टी है वो सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं, इसलिए कैथोड रेज वाली प्रॉपर्टी बन गई फंडामेंटल यानी एकदम बेसिक प्रॉपर्टी। और कैथोड रे किससे बनती है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है, और ये ऐसे पार्टिकल है जिन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और इसलिए उन पार्टिकल को हमने नाम दिए दिया इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आगे और एक्सपेरिमेंट हुए। ओके, एक मिलीकान का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जो काफी फेमस है बिकॉज उस एक्सपेरिमेंट से सबसे पहली बार हमने इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज फाइंड किया। सी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो को तो फाइंड कर लिया, बट उन्हें इलेक्ट्रॉन का ना ही चार्ज पता था ना ही मास पता था। उन्होंने ये रेशियो तो निकाल लिया, बट फिर भी उन्हें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास नहीं पता था। वो सबसे पहले मिलीकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, फिर हम वो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने स्टडी की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो की थी जे थॉमसन ने उनका ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट यूज करके। एज वेल एज अभी हमने देखा कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास का रेशियो फाइंड किया था। यस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर करते हैं E और उसका मास m। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो जो था वो उन्होंने फाइंड किया था, एंड दैट वाज 1.75 into 10⁻11 कूलम पर kg। यस, ये रेशियो फाइंड किया था, बट फिर भी उन्हें ये पता नहीं था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअल में कितना होता है, ये अब भी उन्हें पता नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में सबसे पहले हमें जिसने इंफॉर्मेशन दी वो थे मिलाकम। मिलाकम ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और ये काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है बिकॉज इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला जो था 1.6 into 10⁻19 कूलम। और यही वैल्यू आपको याद रखनी है बिकॉज आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे और कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा जाए तो आप यही वैल्यू वहां पे लिखने वाले हो। बट अभी इससे भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें मिल गई है, दैट इज 1.602। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज में जो हमारी एक्यूरेसी है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट फिर भी आप ये वाली वैल्यू नहीं यूज करोगे, आप यही वाली वैल्यू यूज करोगे। नाउ जैसे हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास का रेशियो था ही, तो इसे और इसकी मदद से हमने इलेक्ट्रॉन का मास भी फाइंड कर लिया, जो मास आया 9.1 into 10⁻27 kg। और ये दोनों वैल्यू सिर्फ मिलाकम के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की वजह से ही पॉसिबल हुई। तो फ्रेंड्स, ये तो था इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। अभी हम बात करेंगे हमारे सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, दैट इज प्रोटॉन। कि ये जो प्रोटॉन है जिसपे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे? नाउ फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट फेमस होता है तो सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसी एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हैं और उस पर ही अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस केस में भी हुआ। यस, नाउ जिस तरह जे थॉमसन ने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, अभी सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, वो भी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करने लगे, और वो भी ट्राई कर रहे थे कि चलो देखते हैं क्या हमें एटम का कोई एक नया पार्टिकल मिलता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ई गोल्डस्टाइन। ओके, और ई गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ बिकॉज उन्हीं ने ही प्रोटॉन की डिस्कवरी की। नाउ ई गोल्डस्टाइन ने भी जे थॉमसन जैसा ही एक्सपेरिमेंट किया, बट ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए। नाउ वो चेंजेस क्या हैं, चलो देखते हैं। सो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब तो हमारी सेम ही है। अगर आपको जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट याद होगा तो उसमें इसी तरह से हमारे पास दो इलेक्ट्रोड थे, एक कैथोड था जिसपे नेगेटिव चार्ज, दूसरा एनोड था जिसपे प्लस चार्ज, और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक हाई वोल्टेज कॉइल से जोड़ा था जो अभी भी सेम ही है। यस, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस थी जो कि अभी भी प्रेजेंट ही है, और इस गैस का प्रेशर क्या था? 10⁻³ mm of Hg। बट ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया, उस प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया। अभी प्रेशर उन्होंने रखा है 10⁻1 mm of Hg। तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ? तो जैसे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल जो थे वो भी बढ़ गए। सी, ये जो पूरा प्रेशर होता है वो गैस की वजह से होता है,
जब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, यानी वहां पे एक भी गैस पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है, वहां पे पूरा वैक्यूम है। यस। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, वो प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। तो जे थॉम्सन के मुकाबले अभी हमने प्रेशर बढ़ा दिया, और प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स भी ज्यादा लगेंगे। तो एज कंपेयर टू जे थॉम्सन, या इस वाले एक्सपेरिमेंट में ज्यादा गैस पार्टिकल है। ओके, यहाँ पे अंदर ज्यादा गैस पार्टिकल है। नाउ जे थॉम्सन वाले एक्सपेरिमेंट में हमारा जो एनोड था वो परफोरेटेड था, यानी उस एनोड के अंदर छोटे छोटे होल्स थे। बट ई गोल्डस्टाइन ने उल्टा किया। उन्होंने क्या किया, कैथोड परफोरेटेड वाला दिया। ओके, यानी कैथोड के अंदर छोटे छोटे होल्स कर दिए, और उस कैथोड के पीछे लगा दी जिंक सल्फाइड की कोटिंग। यस, यानी जो जो चीजें हमने जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट में की हैं, सेम चीजें यहां भी करनी है, बट उल्टी। देन फिर इतना अपैरेटस आपको समझ में आ गया। सिर्फ एक दो ही छोटे मोटे चेंजेस है, बाकी सारी चीजें सेम ही। अभी ई गोल्डस्टाइन ने भी वही किया। उन्होंने हाई वोल्टेज कोल को चालू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बना। कितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस था? 10,000 वोल्टेज का। उससे हुआ क्या कि यहां से बाहर निकलने लगी एनोड रेस। ओके, जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट में यहां से कैथोड रेस बाहर निकल रही थी, बट इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एनोड रेस बाहर निकली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ई गोल्डस्टाइन को ये पता कैसे चला कि यहां से एनोड रेस निकल रही है? तो इसका एक रीजन है कि एनोड रेस जो होती हैं दे आर कलरफुल। ओके, जो एनोड रेस हैं, या जिन्हें हम कनाल रेस भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? कनाल रेस। सो एनोड रेस या कनाल रेस ये सबसे पहले तो कलरफुल थी, और क्योंकि ये कलरफुल थी इसलिए हमें पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसी रेस है जो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रही, और उन्हीं रेस को ई गोल्डस्टाइन ने एनोड रेस का नाम दिया, या इन्हीं रेस को हमने क्या नाम दिया? कैनाल। तो कैथोड रेस के साथ साथ ही वहां और एक टाइप की रे भी प्रेजेंट थी, और वो कौन सी रे थी? द एनोड रे। और एनोड रे कहां से कहां ट्रैवल कर रही थी? एनोड से कैथोड की तरफ। ओके, एज वेल एज ये रेस भी जब इस कैथोड की तरफ जा रही थी, तो कैथोड के अंदर तो हमने बहुत सारे होल कर दिए हैं, तो कुछ एनोड रे इन होल से पास कर जाती थी, और पीछे जो जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग रखी है, उस कोटिंग से जाके वो टकरा जाती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि यहां भी आपको फ्लोरोसेंस मिलता था, यानी यहां भी आपको ग्रीन और येलो कलर की लाइटिंग वहां पे दिखती थी। सो अगर आप एनोड रेज देखें या हमारी कैनाल रेज देखें, तो इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आपको कैथोड रेज को सिमिलर दिखेगी। बस एक ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, क्या? कि कैथोड रेज इनविजिबल थी, और ये जो एनोड रेज है ये कलरफुल रेज है। ये कैसी रेज है? कलरफुल रेज है। देन ई गोल्डस्टाइन को ये भी पता चला कि एनोड रेज सिर्फ रेज नहीं है, ये असल में पार्टिकल्स है। कैसे पता चला होगा? सेम जे थॉम्सन की तरह उन्होंने भी यहाँ पे पिनव्हील रखा। यस, ये जो पिनव्हील था, एनोड से कुछ पार्टिकल्स निकले, और वो पार्टिकल जाके यहाँ पे स्ट्रक हो गए, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमने लगे। ओके, और क्योंकि पिनव्हील घूम रहे थे, इसलिए ई गोल्डस्टाइन ने क्या बताया कि ये जो एनोड रेस है वो भी पार्टिकल से ही बनी है, और उन पार्टिकल्स पे किस टाइप का चार्ज था? तो प्लस चार्ज था। क्यों? बिकॉज वो एनोड से निकली है, जिसपे खुद के पास प्लस चार्ज। ना इसे बताने का और एक तरीका है, ई गोल्डस्टाइन ने भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट रखी और नीचे एक नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट रखी। ना क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, और पहले वो सीधे जा रहे थे, क्योंकि बीच में नेगेटिव प्लेट आ गई तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए और टेढ़े जाने लगे। और ये इन दो रीजंस की वजह से ई गोल्डस्टाइन को पता चला कि कैथोड रेज जिन स्मॉल पार्टिकल्स से बनती है, कैथोड रेज जिन स्मॉल पार्टिकल्स से बनती है, उन पे किस टाइप का चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कैथोड रे और एनोड रे की सिमिलर थी। यस, बट कैथोड रेज फ्रेंड्स, मुझे बताओ क्या गैस के नेचर पे और इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करती थी? नहीं। बट ई गोल्डस्टाइन ने जब यहाँ पे गैस चेंज की, एज वेल एज जब यहाँ के इलेक्ट्रोड चेंज की, तो उस केस में एनोड रेज का जो कलर था या उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज होने लगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एनोड रेज थी, ओके, एनोड रेज
depends on anode rays depends on gas and electrodes used. गैस एंड इलेक्ट्रोड यूज। जो गैस हम उस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे थे, ओके, यहाँ पे अंदर जो गैस प्रेजेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ के जो इलेक्ट्रोड थे, उन इलेक्ट्रोड को चेंज करने पर एनोड की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती थी। इसलिए एनोड रेज इन गैस और इस इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहे थे। सी एक्चुअल में एनोड रेज है क्या, यानी एनोड रेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये बनी कहाँ से? तो एनोड रेज असल में कुछ नहीं, ये सब के सब गैस के आयन से, ये सब के सब क्या है, गैस के आयन। सी हुआ क्या है यहाँ पे, ओके सीयर, ये मैं इरेज करता हूं। हमें पता है कि यहाँ पे हम अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गैस पार्टिकल है। क्यों यहाँ पे गैस पार्टिकल बहुत सारे हैं? बिकॉज यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में प्रेशर काफी कम था, इसलिए वहां पे इतने ज्यादा गैस पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा गैस पार्टिकल आ गए। अभी हुआ क्या, जब आपने इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा तो यहाँ पे भी कैथोड रेज ही बनी। यहाँ पे बनी पहले कैथोड रेज ही, ओके। वो कैथोड रेज असल में क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वो इलेक्ट्रॉन इन गैस पार्टिकल को हिट कर रहे थे, ओके। जो इलेक्ट्रॉन है वो इन गैस पार्टिकल को हिट कर रहे थे, और जैसे इलेक्ट्रॉन गैस पार्टिकल को हिट कर रहा था, इन गैस में से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे। ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि जब कैथोड रेज निकलती हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो गैसेस के पार्टिकल्स को टकराते हैं, उनसे कोलाइड होते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन गैसेस के पार्टिकल से टकराएगा, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकल लेगा। अभी क्योंकि इस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, यानी यहाँ पे गैसेस के आयंस बन रहे हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। और ऐसा हर गैस पार्टिकल के साथ यहाँ पे हो रहा था। और क्योंकि इस बार गैसेस के पार्टिकल ज्यादा थे, तो इसलिए ये जो एनोड रेज थी वो कलरफुल रेज की तरह हमें दिखाई दे रही थी। जे थॉमसन के केस में इसलिए नहीं दिखी बिकॉज वहां पे गैसेस का नंबर कम था, यहाँ पे गैस पार्टिकल का नंबर ज्यादा था, इसलिए ये यहाँ पे हमें दिख रही थी। और क्योंकि इन सब पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑफकोर्स ये कैथोड की तरफ, यानी जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगी। सो ये एनोड रेज जो है वो असल में गैसेस के आयंस होते हैं। काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि एनोड रेज असल में प्रोटॉन है, प्रोटॉन नहीं निकलेंगे। हमें पता है प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस से प्रोटॉन इतनी इजीली बाहर नहीं निकल सकता। ये जो एनोड रेज है वो किससे बनती है, वो बनती है गैसेस के आयन से। यहाँ पे एक नोट वेट डाल लो कि जो एनोड रेज है, एनोड रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। कैथोड रेज प्रोटॉन से नहीं बनती, वो गैसेस के आयन से बनती है। ऐसे गैसेस के आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और वही आयंस एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, इसलिए इन्हें हमने क्या बुलाया, एनोड रेज। और अभी मुझे बताओ, अगर आप गैसेस को चेंज करोगे तो जो गैसेस के आयंस है वो भी चेंज होंगे, और हर गैसेस के आयंस क्या एक दूसरे को सेम होते हैं? आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज करो, उसके आयंस अलग होंगे। हीलियम गैस यूज करो, उसके आयंस अलग होंगे। नियॉन गैस यूज करो, उसके आयंस अलग होंगे। तो क्योंकि एनोड रे गैसेस आयन से बनती थी, तो जब आप गैसेस को चेंज कर रहे हो, ये जो गैसेस आयन थे ये भी चेंज हो रहे थे, और इसकी वजह से जो एनोड रे हैं उनकी प्रॉपर्टी गैसेस और इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही थी, ओके। तो क्योंकि एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी है वो सारे गैसेस में नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को फंडामेंटल नहीं कंसीडर किया। जिस तरह कैथोड रे वाली जो प्रॉपर्टी थी, अगर हम गैस चेंज करते थे, इलेक्ट्रोड भी चेंज कर देते थे, फिर भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज दिखा क्या, नहीं। तो उससे हमें क्या समझ में आया कि सारे गैसेस के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए कैथोड रेज सेम है, यानी सब कैथोड रेज बना सकते हैं। बट एनोड रेज के साथ ऐसा नहीं है। जैसे हमने गैस चेंज की, एनोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वापस से गैस चेंज की, एनोड रेज की प्रॉपर्टी वापस से चेंज हो गई। यानी एनोड रेज हर किसी में सेम नहीं दिखते, सब में अलग अलग एनोड रेज हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ये उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं बनी। नाउ अभी ई गोल्डस्टाइन ने क्या कहा कि अभी मैंने इतनी मेहनत की,
तो इस मेहनत का कुछ तो भी यूज होना चाहिए। नहीं, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, इसका कुछ तो भी यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया, यहाँ भी चार्ज जो गैसेस आयंस से एनोड रे बनी थी उसके चार्ज टू मास रेशियो निकाला। उसका क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशियो निकाला और चेक किया कि किस गैस के लिए, क्या चेक किया कि किस गैस के लिए चार्ज टू मास रेशियो जो है वो हाईएस्ट, और चार्ज टू मास रेशियो किस गैस के केस में हाईएस्ट होगा, हाइड्रोजन के केस में, बिकॉज हाइड्रोजन ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, और क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो सबसे मिनिमम है, हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो सबसे मिनिमम, तो ऑफकोर्स सी बात है सी, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ओके, फ्रैक्शन का ये रूल है कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू काफी छोटी रखो होगा तो इस पूरे फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो सबसे हाईएस्ट आएगी। तो हाइड्रोजन के केस में उसका मास सबसे कम था। यस, हाइड्रोजन में होता क्या है, अगर आप देखें हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी न्यूट्रॉन तो उसमें होता नहीं, तो उसका मास सबसे कम था। यस, और इसलिए उसके चार्ज टू मास रेशियो सबसे हाईएस्ट होता। तो सर अभी मुझे बताओ कि चार्ज टू मास रेशियो सबसे हाईएस्ट निकाल के साइंटिस्ट ने किया है, उन्होंने इसके एनोड रेज बनाए। इसके क्या बनाए, एनोड रेज। और अभी क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन यूज कर रहे हो तो होगा क्या, यहाँ पे मैं कैथोड ड्रॉ करता हूँ, कैथोड, और ये आ गया हमारा एनोड। तो होगा क्या कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे। यस, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ढकेलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था उसे उन्होंने बाहर ढकल दिया। तो अभी यहाँ पे बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचे हैं। यानी इस केस में जो एनोड रेज बनी है उनमें क्या है, प्रोटॉन। तो ये एक एक्सेप्शनल केस। बाकी अगर इसके अलावा आप कोई भी गैस यूज करते उस गैस के एनोड रेज में प्रोटॉन नहीं होते, बट ये वाला एक्सेप्शनल केस था। इस केस में हाइड्रोजन ने जो एनोड रेज बनाए उस एनोड रेज में क्या था, उन एनोड रेज में था प्रोटॉन, एनोड रेज में क्या था, प्रोटॉन था। और क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी और साइंटिस्ट को पता था कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उससे उन्होंने ये भी समझ में आया कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन। तो सारी चीजें लॉजिकल है, कुछ अपने आप नहीं आ रहा। ये जो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो निकाला वो इसलिए निकाला ताकि हमें पता चले कि सबसे छोटा पार्टिकल एनोड रे में कौन सा होता है, तो वो कौन सा था, प्रोटॉन था। क्योंकि साइंटिस्ट को पता था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, तो क्योंकि उन्हें पता था कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उन्होंने तुरंत बता दिया कि हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो जो दूसरा पार्टिकल हाइड्रोजन से बाहर निकला वो एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल ही है, और उसे उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। तो इस तरह से बेसिकली प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। यानी प्रोटॉन की जो एक्चुअल डिस्कवरी है वो ई गोल्डस्टाइन ने की, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो डायरेक्टली नहीं बता रहा था कि यहाँ पे प्रोटॉन बने हैं। जब हमने इस एक्सपेरिमेंट में हमारा हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो निकाला तो उस रेशियो से हमें पता चला कि हाइड्रोजन के केस में जो प्रोटॉन, जो एनोड रेज बनती है, उन एनोड रेज में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल असल में प्रोटॉन है। और जैसे कि आपको पता है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यस, तो प्रोटॉन का कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन पे है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का मास कितना है, तो साइंटिस्ट ने प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया और वो आया 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के मास को अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। यस, यही टाइप का इक्वेशन, सेम टाइप का इक्वेशन मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी दिया था, बिकॉज ये एक काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसपे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इस बार भी सेम ही था। ये एक्सपेरिमेंट भी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है। जस्ट जे थॉमसन ने जो किया था वही चीजें हमने यहाँ पे उल्टी की। और क्या यहाँ पे कैथोड रेज बनी है, हाँ बनी है, बिकॉज अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते तो ये गैस आयोनाइज होती, क्या नहीं होती। तो पहले कैथोड रेज ही बने हैं। यस, और उन कैथोड रेज ने क्या किया, इन सारे गैसेस आयंस को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यस, यानी आयोनाइज किया। और इन गैसेस आयंस की वजह से क्या बन गया, एनोड रेज बनी।
और उन्हीं एनोड रेस की वजह से किसकी डिस्कवरी हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो अभी अगर आप नेट पे सर्च करें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एक्चुअल में क्रेडिट जे थॉमसन को ही जाता है, पर ऐसा नहीं है। किसे जाता है? ई गोल्डस्टाइन। सो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की, तो आप ई गोल्डस्टाइन को ही टिक कीजिए। नेट पे अभी भी कभी कभी नाम जे थॉमसन आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए ना। बुक में ये भी लिखा है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं की, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। ना वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो रही थी, उसी वक्त जे थॉमसन ने अपना पहला एटॉमिक मॉडल बना दिया। ओके, तो इतना आप राइट डाउन कीजिए और फिर हम देखते हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। बिकॉज वो एटॉमिक मॉडल इसलिए स्पेशल है बिकॉज उस एटॉमिक मॉडल के लिए जे थॉमसन को एक नोबेल प्राइज मिला। सी, वो वाला मॉडल अगर आप आज देखें तो आपको लगेगा क्या बकवास मॉडल बनाया है, बट उस टाइम किसी को ये बात पता नहीं थी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, और उन्होंने सबसे पहली बार एटम का स्ट्रक्चर बना के लोगों को दिखाया था। डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक, ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट निकाल लिया ना। सी, डाल्टन ने एटम का स्ट्रक्चर नहीं दिया था, डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी। जो पहला स्ट्रक्चर दिया था वो जे थॉमसन ने ही दिया था, और क्योंकि सबसे पहली बार किसी ने एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो चलो देखते हैं द एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। द एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। नाउ जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसे हम वाटरमेलन मॉडल बुलाते हैं या पुडिंग मॉडल बुलाते हैं। वो इसलिए बिकॉज अगर आप वाटरमेलन को देखें तो उसी की स्ट्रक्चर की तरह जे थॉमसन का ये एटॉमिक मॉडल था। उन्होंने यहाँ पे सबसे पहली बात क्या बोली कि एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर। एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, यानी जो पूरा का पूरा एटम है वो एक स्फीयर की तरह है। स्फीयर तो पता है ना, फुटबॉल की तरह होता है, और उस पूरे स्फीयर पे किस तरह के चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सो इट इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके का स्फीयर है, और इस पूरे स्फीयर पे किस तरीके का चार्ज था? तो इस पूरे स्फीयर पे था एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, जनरली पॉजिटिव चार्ज दिखाते तो नहीं है, बिकॉज देखो पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्यों दिखाना है आपको? यस, तो पूरा स्फीयर था पॉजिटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? एम्बेडेड थे, यानी अंदर अंदर घुसे हुए थे। यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा था। एज वेल एज उन्होंने क्या बताया कि ये जो एटम था, ओके, ये जो एटम था इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितना स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज था उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी थे। यस, जितना स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज था, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बैलेंस हो गए, और हमारा जो एटम था वो इलेक्ट्रिकली कैसा रहा? न्यूट्रल रहा। तो ये कुछ बातें जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताई कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ये रहा। उस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब अंदर ऐसे घुसाए हुए हैं। वाटरमेलन देखा है ना आपने, तो वाटरमेलन का जो लाल वाला पार्ट है उसे ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर समझो, और उसके अंदर जो सीड्स हैं, यस, उन सीड्स को क्या समझो? इलेक्ट्रॉन समझो। तो वो सीड्स भी वाटरमेलन के अंदर एम्बेडेड है। तो कुछ उसी टाइप का मॉडल जे थॉमसन का था। एज वेल एज इसे पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है ना। पुडिंग हम कंपेयर कर सकते हैं खीर के साथ। यस, आपको खीर तो पता है, खीर किससे बनती है? दूध और राइस से। तो जो हमारा मिल्क है वो मिल्क है हमारा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। यस, अभी पूरी खीर मिल्क से ही बनी है, तो आपको पर्टिकुलरली दिखाने की जरूरत है क्या इसमें ये यहाँ पे मिल्क है? नहीं, पूरा स्फीयर मिल्क है, और उसके अंदर जो राइस है उसे आप इलेक्ट्रॉन समझो। तो कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर था जे थॉमसन का। ना आज अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको लगेगा सच में बहुत ही बकवास स्ट्रक्चर है, बट उस टाइम किसी को ये बात पता नहीं थी कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, और किसी साइंटिस्ट ने पहली बार एटम का एक स्ट्रक्चर बना के दिया। सी, अब तक इस स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम है, यहाँ न्यूट्रॉन के बारे में अब तक कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ है। इसके बाद हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, वहां भी न्यूट्रॉन का डिस्कशन नहीं हुआ। न्यूट्रॉन तो अभी 20वीं सेंचुरी में हमने ढूंढा है। यस,
ये सारी बातें 19th सेंचुरी से चली आ रही है। ओके, अभी हम 19th सेंचुरी में हैं और तब की बातें डिस्कस कर रही है। इसके 1 सेंचुरी बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी और तब जाके हमें हमारा एक प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ में आया जे थॉमसन का मॉडल? राइट डाउन कीजिए कि इसके लिए इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर क्वेश्चन आता है कि जे थॉमसन का मॉडल फेल क्यों हुआ? ओके, जे थॉमसन का मॉडल फेल क्यों हुआ? जे थॉमसन का मॉडल तो अच्छा था और करीब करीब मान लो 60 to 70 ईयर्स तक या 70 to 80 ईयर्स तक हम यही मान के चल रहे थे कि जे थॉमसन का ये जो मॉडल है वो करेक्ट है। बट आगे जाके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होने लगे जिन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जे थॉमसन का जो मॉडल था वो रिजेक्ट होने लगा, बिकॉज ये मॉडल उन रीजंस को बता नहीं पाया कि एटम इस तरीके का बिहेवियर क्यों शो करता है। अभी इसके बाद मैं आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड को जो रिजल्ट्स मिले वो रिजल्ट्स आप इस स्ट्रक्चर की मदद से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, और वो भी एक मेन रीजन था कि जे थॉमसन का जो मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? बिकॉज इसके 70 to 80 ईयर्स बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे जिन एक्सपेरिमेंट को हम इस स्ट्रक्चर की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बट वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करेक्ट थे। यस, फिर भी उन्हें ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो कंक्लूजन क्या है हमारा कि ये मॉडल गलत है, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। तो अभी हम रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लगता है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टाइन ने की। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, और उन्होंने भी अपना एक एटॉमिक मॉडल बनाया। बट उनके एटॉमिक मॉडल में उन्होंने जो सारी चीजें बताई वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी वो डिस्कस करते हैं। सो अभी ऊपर हेडिंग डालिए कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हेडिंग पुट करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ना सबसे पहले रदरफोर्ड, ओके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उन्होंने खुद ने नहीं किया था पहले। ओके, उनके दो स्टूडेंट्स वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन रदरफोर्ड एक काफी रिच साइंटिस्ट थे। ओके, वो ऑलरेडी अल्फा पार्टिकल और अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल इन सब की स्टडी कर रहे थे। यस, और उनके थ्रू उनकी कंपनी रन कर रही थी। तो ये काफी एक रिच साइंटिस्ट थे। देन इनके ही कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला कि जब हम अल्फा पार्टिकल को किसी मेटल पीस पे डालते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल उस मेटल पीस से सीधे पास हो जाते हैं। ओके, उनके स्टूडेंट्स ने रदरफोर्ड को क्या बताया कि सर, जब हमने अल्फा पार्टिकल के सामने एक मेटल की शीट रखी तो अल्फा पार्टिकल सीधे आए और उस मेटल की शीट से पास हो गए। अभी उस टाइम रदरफोर्ड को तो सिर्फ जे थॉमसन का मॉडल पता था, और जे थॉमसन का मॉडल ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। बिकॉज जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम पूरा एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, और ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी होता है पॉजिटिव चार्ज। इनके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन। ओके, इनके अंदर क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन के साथ इनमें 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। सो इनके पास +2 का एक चार्ज होता है, एंड इनका जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है? 4 AMU के बराबर। सो इन्हें हम बुलाते हैं अल्फा पार्टिकल। अगर आपको अल्फा पार्टिकल को कंसिडर करना है, समझना है, तो आप इन्हें हीलियम का न्यूक्लियस समझ सकते हो। हीलियम पता है ना? हीलियम हमारी सबसे पहली नोबल गैस, यस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एज वेल एज 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो हमने क्या किया? हीलियम ही लिया, बट हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अभी उसके पास क्या बचे हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है। सो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एटम भी बनता है पूरा पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल अगर किसी मेटल के पास आ रहे हैं तो उन्हें रिपेल होना चाहिए था, बट ऐसा तो हो रहा ही नहीं था। अल्फा पार्टिकल सीधे मेटल के अंदर से जा रहे थे, तो ये क्या होता है? इसकी वजह से रदरफोर्ड ने फिर अपनी स्टडी स्टार्ट की। उन्हें जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करना था, उसके लिए वो काफी सारे साइंटिस्ट के पास गए, उनसे काफी अलग अलग चीजें सीखी, और एंड में सारी चीजों को सीखने के बाद अपना एक्सपेरिमेंट किया।
नाउ ये जो अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट है वो काफी कॉस्टली एक्सपेरिमेंट था ना, क्योंकि उनकी कंपनी ऑलरेडी ऐसे ही काम कर रही थी और इसी काम से वो पैसे अर्न कर रही थी, इसलिए रदरफोर्ड के लिए ये एक्सपेरिमेंट करना काफी इजी था। बाकी साइंटिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता बिकॉज इसके लिए काफी पैसा लगता है। सो रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे रखा अल्फा पार्टिकल का सोर्स, चलो मैं इसे नाम देता हूं अल्फा सोर्स, और इस अल्फा सोर्स को रखा एक लेड बॉक्स में। यस, अंदर अल्फा सोर्स है और उस बॉक्स किससे बना है, लेड से बना है। तो लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने अल्फा सोर्स रखा। नाउ इस अल्फा सोर्स के सामने उन्होंने यहाँ पे एक गोल्ड की फॉइल रखी। किसकी फॉइल रखी, यहाँ पे रखी उन्होंने एक गोल्ड फॉइल। तो ये हमारी क्या है, दिस इज अवर ये क्या है, हमारी गोल्ड फॉइल। और इस गोल्ड फॉइल के पीछे उन्होंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी। उन्होंने क्या की, ऐसे ही एक यू शेप वाली स्क्रीन लगा दी। और ये स्क्रीन किससे बनी थी, तो ये स्क्रीन अगेन किससे बनेगी, जिंक सल्फेट से। यस, हमेशा हम यहाँ पे जिंक सल्फेट ही यूज कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज अगर इससे कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो इससे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा, तो हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। नाउ सी फ्रेंड्स, ये अल्फा पार्टिकल है, इसमें रेडिएशन होता है और अपने आप अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले तो ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल थे वो एकदम स्ट्रेट पास हो गए। ओके, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, यानी नियर अबाउट, अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करो मैं, तो नियर अबाउट 99.99% पार्टिकल, 99.9% पार्टिकल्स एकदम सीधे पास हो गए, पास्ट स्ट्रेट, एकदम सीधे। ओके, एक छोटे से एंगल पे भी डेविएट नहीं हुए, वो एकदम सीधे पास हो गए। अभी उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो यहाँ आए और इसके बाद एक छोटे से एंगल पे मुड़ गए। यस, यानी डेविएट हो गए। डेविएट होने का मतलब है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उससे थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चले जाना। तो वही इन अल्फा पार्टिकल के साथ हुआ, इन्हें एकदम सीधा जाना था, बट ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए। उसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो सीधे जा रहे थे, बट अचानक से उन्हें कुछ तो भी हुआ जिसकी वजह से वो टेढ़े चले गए। उसके बाद कुछ और पार्टिकल आए जो इससे बड़े एंगल पे डेविएट हुए, यानी उनका एंगल देखो कितना बड़ा बन गया है। और ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बुलाते हैं डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, यानी उसे जिस रास्ते पे जाना था उससे वो इस एंगल पे मुड़ गए। और इसके बाद कुछ ऐसे भी पार्टिकल थे जो करीब करीब पूरा 180 डिग्री का टर्न उन्होंने ले लिया, यानी ऐसे आए सीधे और टकरा के वापस से चले गए, यानी पूरा का पूरा उन्होंने 180 डिग्री का टर्न ले लिया। सो ये सारी ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड को दिखी। तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ वो असल में क्या है, दे आर दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड। तो वो बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड आ रहा है बार बार, आपके कॉलेज के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, 99.9% ऑफ पार्टिकल पास स्ट्रेट। देन नेक्स्ट, few of them deviated at a small angle. Few of them deviated at a small angle. एंड तीसरा पॉइंट लिखो, और इसकी उन्होंने एकदम एक्यूरेट काउंटिंग भी दी कि 1 in every 20,000, कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल was deviated at 180 डिग्री, एकदम 180 डिग्री, यानी ऐसे सीधे आया और टकरा के तुरंत वापस से चला गया। सो 20,000 में से हर एक पार्टिकल 120 डिग्री के एंगल, 180 डिग्री के एंगल पे डेविएट हो रहा था। तो हमेशा स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर पार्टिकल ऐसे पीछे भी जा रहे हैं तो रदरफोर्ड को ये पता कैसे चला। फिर रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट एक बार तो किया नहीं, ओके, उनकी पूरी कंपनी ऐसे ही टाइप के काम कर रही थी। ओके, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया और आगे भी स्क्रीन लगाई एज वेल एज उन्होंने जो आगे वाले एक्सपेरिमेंट्स किए। ओके, ये एक बार हो गया, फिर 2-3 बार और सेम एक्सपेरिमेंट किया। तो जैसे वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे थे तो नए नए एक्सपेरिमेंट करते वक्त आगे और पीछे भी उन्होंने इस बार स्क्रीन लगा दी। तो क्योंकि पीछे स्क्रीन लगी है तो ये जो पार्टिकल थे ये पीछे वाली स्क्रीन से टकराते थे,
जिसकी वजह से उन्हें यह भी पता चला कि कुछ पार्टिकल यहां से टकरा के सीधे वापस से उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स बनाए, और उन्हीं कंक्लूजन्स पे बेस्ड था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। सो इतने पॉइंट्स आप राइट डाउन कीजिए, क्या कि 99.9% पार्टिकल, या 99% लिख लो, तो 0.9 की भी जरूरत नहीं, 99% पार्टिकल पास स्ट्रेट एकदम सीधा चलेगा, कुछ छोटे से एंगल पे डिविएट हो गए, और 20,000 में से हर एक पार्टिकल एकदम रिवर्स रिबाउंड शॉट आगे जाके एकदम पीछे आ गया। सो दिस वाज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुई। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की और किन एक्सपेरिमेंट से की, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ओके, बाकी चीजें अगर आप याद नहीं रखे देन ऑल्सो ओके, बट किसने डिस्कवरी की, किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी की, और कैसे डिस्कवरी की, ये चीजें आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो हो गया इतना। अभी इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, वो भी मैं आपको बताता हूँ। Okay, so let us discuss the conclusion. तो सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? पहला कंक्लूजन ये निकाला कि एटम के पास काफी ज्यादा खाली जगह है। यस, बिकॉज देखो, ये एक एटम है, क्या है? दिस इज अ एटम। अभी हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इन ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेस दिख रही है, ये इतनी क्या है? एम्प्टी स्पेस। क्योंकि एटम में एम्प्टी स्पेस थी, इसलिए ज्यादातर जो अल्फा रेस आ रही थी वो एकदम सीधे पास कर रही थी, वो बिल्कुल भी किसी भी एंगल पे डेविएट नहीं हुई। क्यों? बिकॉज एटम में बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, तो जो उनके 99% पार्टिकल एकदम सीधे पास हो गए, उसी के बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि एटम में काफी सारी खाली जगह है, और उसी खाली जगह की वजह से हमारे जो ज्यादातर अल्फा रेस थी या अल्फा पार्टिकल्स थे वो एकदम सीधे पास हो गए। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या बोला यार? बोला कि द पॉजिटिव चार्ज, ओके, द सी, रदरफोर्ड को ये पता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया नहीं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज situated at the center, it is situated at the center and is very small, अब इसी रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन का, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में। now सेंटर में कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम और 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, बट ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज था वो छोटा है, ये बात उन्होंने बताई। अब इसी पॉजिटिव चार्ज छोटा है ये उन्हें कैसे पता चला? वो इससे पता चला कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो एकदम सीधे पास कर रही थी। अगर यही पार्टिकल छोटा का, यही पॉजिटिव चार्ज, यही न्यूक्लियस छोटे की बजाय इतना बड़ा होता, तो मुझे बताओ क्या 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो पाती? नहीं, वो अल्फा पार्टिकल्स यहां तक आते, इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज देके रिपल हो जाते और तुरंत पीछे भागते। तो क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे चले गए, तो इससे रदरफोर्ड ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी छोटा है ना, वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। ये उन्होंने कैसे बताया ये मैं आपको 1-2 पॉइंट्स के बाद बता दूंगा। देन थर्ड उन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारा सेंटर था इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। यस, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर था उसे क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का पूरा वेट है। यस, तो नेक्स्ट तो उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस हैवी है। न्यूक्लियस हैवी है यानी इस एटम का जो पूरा वेट है
पूरा का पूरा वेट सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड है और वो उसी न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। और क्योंकि न्यूक्लियस इतना हैवी है इसलिए वो इन अल्फा पार्टिकल को एक बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट कर पाया। ओके, सो ये पॉइंट उन्होंने बताया। एज वेल एज उन्होंने हमें एक नंबर भी दे दिया, यानी न्यूक्लियस की एक्यूरेट साइज कितनी है वो भी हमें एक एक्यूरेट नहीं, एक अप्रॉक्स वैल्यू बताई कि हमारा जो न्यूक्लियस है, ओके, और सपोज हमारा एटम, तो हमारा एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर्स का, यस, बट हमारा जो न्यूक्लियस है वो है 10⁻⁻15 मीटर्स का। तो अगर आप चेक करो कि न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा है, तो वो होता है 10⁵ टाइम्स, यानी एक और उसके पीछे 5 जीरोस। तो बताओ मुझे ये कितनी वैल्यू होती है? 1 लाख। सो हमारा जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स छोटा है। तो अगर आपको एटम की साइज इमेजिन करनी है, इमेजिन करो आपके पास एक बड़ा फुटबॉल है, सॉरी नॉट फुटबॉल नहीं, आप एक बड़े से फुटबॉल ग्राउंड में गए। अगर वो पूरा फुटबॉल ग्राउंड हमारा एटम है तो उस ग्राउंड में जो ग्रास उगती है उस ग्रास की एक लीफ वो हमारा न्यूक्लियस होगा। अगर आपको एटम रियली इमेजिन करना है कि एटम कैसा है और उसमें कितनी एम्प्टी जगह है, तो पूरे फुटबॉल के ग्राउंड को समझ लो क्या आपका एटम, और उस फुटबॉल स्टेडियम में, ओके, जहां पे इंटरनेशनल मैचेस होती हैं वो वाला फुटबॉल ग्राउंड इमेजिन करो। तो उस ग्राउंड में जो ग्रास उग रही है उस ग्रास का एक लीफ वो होगा आपका न्यूक्लियस। इतना बड़ा एक एटम होता है और इतना छोटा उसमें न्यूक्लियस होगा। सो इस तरह से हमें रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और एटम के साइजेस का अप्रॉक्स वैल्यू भी बता दी और ये भी बता दिया था कि न्यूक्लियस एटम से 1 लाख टाइम से काफी छोटा है। सो ये सारा कंक्लूजन उन्होंने बताया। एज वेल एज काफी एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह पे नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमता है। नाउ सब इसी बात पे सोचते, सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसे एक्सपेरिमेंट से कोई ये कैसे बता सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। बाकी सारे बातें तो आपको समझ में आती। न्यूक्लियस हैवी क्यों था कि हमें इलेक्ट्रॉन का वेट पता है, प्रोटॉन का भी मास पता है। इलेक्ट्रॉन का वेट इतना कम है कि हम उसे कंसिडर नहीं करते, यस, और प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि प्रोटॉन काफी छोटा है एज वेल एज वो सेंटर में है। तो एटम का जो पूरा वेट है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? सेंटर में, यस। पूरा वेट बनता है प्रोटॉन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है तो एटम का पूरा वेट कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? सेंटर में। तो इन सब का रीजन तो स्टूडेंट्स को समझ में आता है, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बट ये समझ में नहीं आता कि किस तरह अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड गोल गोल घूमते हैं। तो सी नाउ हमें पता था, अब तक हमें क्या पता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यस, ये दोनों अपोजिट चार्जेस, और इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उसकी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ भागेगा, यस, और दोनों एक दूसरे से जाके चिपक जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एटम कभी बनता ही, बट क्या रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। हमें पता है एटम एग्जिस्ट करते हैं, अगर एटम नहीं होते तो हम होते क्या? नहीं, यस, ये पूरा थ्योरी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो हमें पता है ऐसा नहीं हो रहा है, बट इन दोनों में अट्रैक्शन है, ये भी बात करेक्ट है। तो वो अट्रैक्शन वाली फोर्स जा कहाँ रही है? ये रदरफोर्ड को क्वेश्चन है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि अब भी इनमें अट्रैक्शन है, बट उस अट्रैक्शन वाली फोर्स को ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गोल घूमने के लिए यूज करता है, यानी उसी अट्रैक्शन वाली फोर्स को यूज करके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहता है। तो ये समझने के लिए आप क्या करो, एक थ्रेड लो, थ्रेड के एक एंड पे एक स्टोन बांधो और थ्रेड का दूसरा एंड अपने हाथ में रखो और फिर उस थ्रेड को जोर जोर से घुमाओ। आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो? उस स्टोन को थ्रेड की मदद से अपनी तरफ यानी सेंटर की तरफ खींच रहे हो, बट क्या स्टोन आपकी तरफ आ रहा है? नहीं, स्टोन तो गोल गोल घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, सर्कुलर मोशन के वक्त हम एक्चुअली उस चीज को सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करते हैं, बट जब कोई चीज गोल गोल घूम रही है
तो वो उसी सेंटर वाली फोर्स को गोल घूमने के लिए यूज करती है। इस फोर्स को सबसे पहले इस मोशन को हम बुलाते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बुलाते हैं? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमेशा आपको इस टाइप की फोर्स लगेगी, जहां हमेशा हम उस पार्टिकल को, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल को सर्कल के सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करते रहते हैं, बट फिर भी वो कैसे घूमता रहता है? गोल गोल घूमते रहता है। और ये उसी फोर्स की वजह से होता है, जिस फोर्स को हम बुलाते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स असल में ऐसी फोर्स है जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, और इसी की वजह से इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स आपको और एक जगह देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारा सन और ये हमारी अर्थ। तो हमें पता है हमारी अर्थ सन के अराउंड गोल गोल घूमती है, और हमें पता है अर्थ और सन के बीच में भी एक अट्रैक्शन की फोर्स है, और वो कौन सा अट्रैक्शन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटी की वजह से अर्थ सन की तरफ अट्रैक्ट होती है और सन भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी देखो, सन अर्थ को कंटिन्यूअसली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट क्या अर्थ घूम के सन के पास गई? क्या नहीं। अर्थ क्या करती है? उसी अट्रैक्शन वाली फोर्स को गोल घूमने के लिए यूज करती है। यस, ये जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है? उन ऑब्जेक्ट्स को गोल गोल घुमाती है। इसके साथ इनके वेलोसिटी का भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल है, कि अगर अर्थ की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, उस केस में अर्थ डायरेक्टली सन के अंदर घुस जाता, बट क्योंकि अर्थ की स्पीड भी काफी ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे गोल गोल घूम सकता है। अगर वही समझो अर्थ रेस्ट पे होता, तो उस केस में अर्थ बचता ही नहीं। यहाँ पे भी वही है। इलेक्ट्रॉन की भी काफी फास्ट वेलोसिटी, इसलिए वो इस फोर्स को और अपनी वेलोसिटी को यूज करता है, और उसकी मदद से ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। सो इस तरह से रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है, वो क्या करता है? एटम में अपने एक ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। और यही बात उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन गई, बिकॉज इसी चीज की वजह से रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो खराब हो गया। सो आपको ये तो समझ में आ गया कि रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल कैसे बनाया। यस, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? हाँ, ये भी बात आपको अभी क्लियर हो गई होगी कि मैंने बताया था कि प्रोटॉन सेंटर में, तो वो सेंटर में क्यों है वो आपको समझ में आ गया। यस, जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो उसे एक फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे उसे प्रोटॉन है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए प्रोटॉन कहाँ पे चाहिए? सेंटर में। तो इसी की मदद से उन्होंने ये बताया कि हमारा जो प्रोटॉन है, यानी एटम का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, वो सेंटर पे ही लोकेटेड होता है। और क्योंकि प्रोटॉन ही पूरे एटम का मास बनाता है, तो उन्होंने साथ साथ ये भी बता दिया कि एटम का जो पूरा मास है वो भी सेंटर की तरफ ही कॉन्सेंट्रेटेड है। बट यहाँ पे रदरफोर्ड को ये भी पता था कि ये दोनों तो है ही है, इनके अलावा एक तीसरी चीज भी एटम के अंदर प्रेजेंट है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ये सारी डिस्कवरी चल रही थी, तब हम एटम के मासेस को भी मेजर कर रहे थे। हमें अब तक पता था कि एटम में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अब तक हुई नहीं थी। तो क्या हो रहा था, इन दोनों के बेसिस पे जब हम वेट निकाल रहे थे और बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट करके वेट निकाल रहे थे, तो दोनों वेट्स में डिफरेंस आ रहा था। इसी की वजह से रदरफोर्ड को भी पता था कि यहाँ पे एक कोई पार्टिकल या एक कोई भी चीज अब तक मिसिंग है। सो दिस वाज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया होगा, और किस तरह अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या क्या बातें बताई वो भी आपको समझ में आ गई ना। अभी चेक करते हैं कि उनका मॉडल फेल क्यों हुआ। तो उनके फेल होने का रीजन यही है। ओके, तो सी हियर। सो नाउ जिससे रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी आई, उसके कुछ साल बाद आए मैक्सवेल। ओके, आई मैक्सवेल की थी ना। अगर अभी आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तब आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीखोगे। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्हीं ने आपको दिया है। यस, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप 12th में सीख रहे हो इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि एनी एक्सेलरेटेड, तो इन्होंने क्या कहा कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, any accelerated charge particle radiates energy। अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन पता है ना आपको, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है,
तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी को रेडिएट करता है। नाउ रेडिएशन का मीनिंग काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। रेडिएशन असल में कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। रेडिएशन का मतलब होता है कि एनर्जी को ही बाहर फेंकना, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है वो भी हम नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद सीखने ही वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जब एनर्जी बाहर निकलती है तो उसे हम बुलाते हैं रेडिएशन। हमारी बॉडी भी हीट रेडिएशन के फॉर्म में ही बाहर छोड़ती है, यानी हमारी बॉडी से भी हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही बाहर निकलती है। तो अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो अभी आपको पता है इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, यस, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं। बट मुझे बताओ वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को चाहिए दोनों, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो, क्या देखो, वेलोसिटी का जस्ट मैग्नीट्यूड। ये बात आपको पता है ना, जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को मॉड में राइट डाउन करोगे तब आप उसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हो, यानी उसकी वैल्यू डिस्कस कर रहे हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट, बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और आपको उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करो, उस पॉइंट पे सर्कुलर को एक टैंजेंट निकाल दो। अभी सर ये टैंजेंट क्या होता है, तो टैंजेंट कुछ नहीं, जस्ट एक लाइन है, जो लाइन पूरे सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, और ये जो सर्कल का रेडियस है उस सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर होती है, उसे हम बुलाते हैं टैंजेंट। तो इस पॉइंट पे हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ आया तो उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ आया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ आ गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये। यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो स्वस्तिक का सिंबल बन रहा है, यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही देखते हैं फ्रेंड। तो आपको देखना वो नहीं है, देखना ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस चेंज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी में 3 रीजंस की वजह से चेंज आ सकता है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, या दोनों, यानी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी। अभी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तब वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। यानी इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, यस। और अगर इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो ऑफकोर्स वो एनर्जी बाहर छोड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग सपोज ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया, यानी वो एनर्जी यहां से बाहर छोड़ रहा है। अभी होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी बाहर जा रही है। क्योंकि उसकी एनर्जी बाहर जा रही है तो उसकी फोर्स कम हो रही है, बट प्रोटॉन की तो फोर्स उतनी है। प्रोटॉन की कोई एनर्जी ले रहा है क्या, नहीं, वो उतनी ही फोर्स से अभी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी एनर्जी बाहर जाती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और अंदर खींचने लगता है। अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है छोटे ऑर्बिट में, वापस से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चली जाती है, प्रोटॉन उसे और अंदर खींचता है, तो अगेन इस तरह घूमने लगता है। तो ऐसा कंटिन्यूअसली होते रहता है, और एक बार इलेक्ट्रॉन घूम घूम के न्यूक्लियस से टकरा जाता है। सो मैक्सवेल की थ्योरी एकदम करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग एटम के साथ यही होना चाहिए था, बट रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका एनर्जी लॉस होगा, और अगर उसका एनर्जी लॉस होगा तो प्रोटॉन क्या करेगा, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेगा, और धीरे धीरे जाके इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ बनाएगा, यानी जलेबी की तरह पाथ बनाएगा, और प्रोटॉन से जाके टकरा जाएगा। उस केस में हमारा जो एटम है वो स्टेबल नहीं होता, उस केस में कोई एटम ही नहीं बचेगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा है क्या, एटम नहीं है क्या, नहीं, एटम होते हैं। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही लिखो, ही कैन नॉट और he cannot explain स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि वर्ल्ड में हमारे पास जितने भी एटम है वो तो स्टेबल है,
बट अगर हम आपके मॉडल को फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग एटम स्टेबल नहीं होता। देन नेक्स्ट थिंग वो एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम, ओके, लाइन स्पेक्ट्रम, सॉरी स्पेक्ट्रम, या जिसे हम डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम भी बुलाते हैं। सो वो एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम तो आपको पता है ना, यस, हमने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया था। देखो एक प्रिज्म रखा जाता है, फिर यहाँ से क्या होती है, यहाँ से आती है व्हाइट लाइट, यस, वो व्हाइट लाइट यहाँ से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती थी, और यहाँ पे हमें वेबगियर यानी ROYGBIV ऐसे 7 कलर का एक रेनबो जैसा पैटर्न दिखता था, और उसे हम क्या बुलाते थे, वेबगियर। तो इसी वेबगियर को हम क्या बुलाते हैं, स्पेक्ट्रम। नाउ एटम भी कुछ इसी तरीके का स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, बट एटम का स्पेक्ट्रम थोड़ा सा अलग होता है। एटम के स्पेक्ट्रम में आपको सारे कलर्स नहीं मिलेंगे, यानी सपोज सेम चीज, जस्ट इस प्रिज्म की बजाय यहां पे मैं किसी एक कंटेनर में कोई एक एटम रख दूं, किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स रख दूं, और अभी उस पर हम व्हाइट लाइट नहीं दे रहे, उसे हम दे रहे हैं एनर्जी। तो अगर आपके पास किसी एक एलिमेंट के एटम्स और उसके एटम्स को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो उसमें से भी लाइट रेज निकलती है, बट सारी लाइट रेज नहीं निकलेगी। जैसे सपोज एक बार वॉयलेट निकली, ब्लू निकली और रेड निकली, बस इतनी 3 ही लाइट रेज निकली, बाकी की लाइट रेज नहीं निकली। तो बीच वाली जो जगह थी वो बिल्कुल ब्लैंक है। सो इस स्पेक्ट्रम को बुलाया जाता है लाइन स्पेक्ट्रम, यानी जिस स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स नहीं होते, कुछ ही कलर्स होते हैं, यस, और इसलिए बीच में इसके कई सारे गैप्स हैं, और इसलिए इसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बुलाया जाता है। डिस्क्रीट यानी जो चीज अलग अलग है। तो यहाँ पे कलर आपको कंटिन्यूएशन में दिख रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वॉयलेट दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू दिखेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा रेड दिखेगा। तो कोई एटम इस टाइप का स्पेक्ट्रम दिखा रहा था, फिर हमने क्या किया, एटम को चेंज किया। जैसे आपने एटम को चेंज किया, जो बनने वाला स्पेक्ट्रम है वो भी चेंज हुआ। इस बार वो जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ ब्लू कलर दिखा रहा है, बाकी की लाइट्स तो दिखा रही नहीं। तो इन स्पेक्ट्रम को हम बुलाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और जैसे कि आपको पता है कि लाइट भी है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं पता तो इस लेसन में हम आगे सीखने वाले हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ ऐसी वेव्स भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये हमें दिखाई नहीं देती, तो वो भी यहाँ से बाहर निकल रही। तो ऐसे एटम के स्पेक्ट्रम को हम बुलाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, जो लाइन स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड का ये वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड दिस वाज द रीजन कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने और उसके 2 स्टूडेंट्स ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस भी हमने डिस्कस कर लिए, कंक्लूजन्स भी डिस्कस कर लिए, और किस तरह एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन डिराइव किए ये भी मैंने आपको बता दिया। देन उनका एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हुआ, तो उसके फेल होने के ये 2 मेन रीजन। ओके, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हुआ, तो यही 2 मेन रीजन आपको लिखने हैं। बट अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए, बिकॉज कभी कभी पूछा जाता है, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि मैक्सवेल की ऐसी थ्योरी थी, उसके थ्योरी में ये बताया, तो ऐसा हो रहा है तो ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वो जलेबी की तरफ पाथ फॉलो करके प्रोटॉन से टकरा जाएगा। क्यों? बिकॉज धीरे धीरे उसकी एनर्जी बाहर निकलेगी और वो थकते चलेगा। जैसे वो थक रहा है, इलेक्ट्रॉन उसे अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एंड में वो प्रोटॉन से जाके टकरा जाता है। यस, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की नहीं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, और उसके बाद बोर्स का एटॉमिक मॉडल सीखेंगे। और बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, आपको यहाँ भी सीखना है, और 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में भी आपको वो सीखना है। यस, तो इसे नोट डाउन कीजिए।